नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 13 अगस्त 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। 47 दिन में मानसून ने डुबोए 1000 करोड़। हिमाचल में मानसून सीजन का नुकसान 1000 करोड़ को पार कर गया है। बीते 47 दिन में यह नुकसान दर्ज किया गया है। हिमाचल में मानसून 27 जून को दाखिल हुआ था और उसके बाद से लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाएं प्रदेश में हुई हैं। शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटने की घटना में एक ही दिन में 55 लोग लापता हो गए थे। इनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक चलाए जा रहे हैं। अब तक 27 शवों को बरामद किया जा चुका है। बीते दिनों ऊना में हुए एक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक अब भी लापता है। मानसून सीजन शुरू होने के बाद से अभी तक प्रदेश में 110 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से मंडी में सबसे ज्यादा 21 लोगों की जान गई है, जबकि कांगड़ा में 19, ऊना में 11, शिमला में 10, सिरमौर में 9, चंबा, कुल्लू और सोलन में 8, हमीरपुर में 4, किन्नौर में 3 और लाहौल स्पीति में 2 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश भर में 33 लोग अभी लापता हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 19 शिमला से, कुल्लू से 12, जबकि मंडी और लाहौल स्पीति में एक व्यक्ति लापता है। शिमला से लापता लोगों की तलाश में जुटे रेस्क्यू दल ने सोमवार को एक और शव बरामद किया है। मानसून के दौरान अभी तक सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी को हुआ है। कुल नुकसान में 46% हिस्सा पीडब्ल्यूडी का ही है। पीडब्ल्यूडी को 436 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग को 403 करोड़, बागबानी विभाग को 139 करोड़, कृषि विभाग को 1 करोड़ 32 लाख, जबकि बिजली बोर्ड को 97 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। शिमला, कुल्लू, सिरमौर में अलर्ट। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए 3 जिलों शिमला, कुल्लू और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है और तीनों जिलों के प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह दी है। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी बारिश की संभावना रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी वाले इलाकों में लोगों को नदी और नालों के समीप न जाने की सलाह दी है। साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में खास एहतियात बरतने को कहा गया है। समाचार नंबर 2। शहीद प्रवीण शर्मा को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद लांस नायक प्रवीण शर्मा की पार्थिव देह सोमवार को पैतृक गांव पाहलू पहुंची। बेटे को तिरंगा में लिपटा देख हर किसी की आंख नम हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की शादी की तैयारियों की खुशियां पलक झपकते ही मातम में बदल गई। पाहलू में शहीद प्रवीण शर्मा का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। वहीं भारत माता की जय, प्रवीण शर्मा अमर रहे के नारों से सारा गांव गूंज उठा। शहीद के पिता राजेश शर्मा ने बेटे की चिता को मुखाग्नि दी गई। अंतिम संस्कार में विधायक रीना कश्यप, एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर, स्थानीय प्रधान रीना ठाकुर सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि बीते 10 अगस्त को राजगढ़ ब्लॉक के पाहलू गांव के लांस नायक प्रवीण शर्मा 26 जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में ऑपरेशन रक्षक के दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। प्रवीण शर्मा वन पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात थे। प्रवीण शर्मा पझौता स्वतंत्रता सेनानी के वंशज से संबंध रखते हैं। प्रवीण शर्मा अपने पीछे माँ बाप व 2 बहनों को अकेला छोड़ गए। शहीद प्रवीण शर्मा वर्ष 2014 में सेना में भर्ती हुए थे और पदोन्नति पाकर लांस नायक पद पर पहुँचे थे। उनके पिता राजेश शर्मा किसान हैं और गांव में ही दुकान करते हैं। माता रेखा शर्मा गृहिणी है, जबकि उनकी दादी चंपा शर्मा भी पोते के शहीद होने की सूचना से स्तब्ध हैं। पिता के अनुसार शहीद प्रवीण शर्मा की अक्टूबर में शादी थी। दोनों बहनों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब उनका इकलौता भाई नहीं रहा है।
अभी राखी का पर्व भी है और दोनों बहनों को भाई को राखी बांधने का इंतजार था। समाचार नंबर 3। बागी पुल में वैली ब्रिज तैयार, केदस कोयल में काम जारी। पीडब्ल्यूडी ने हिमाचल में बागी पुल को जोड़े के साथ ही 3 अन्य पर काम शुरू कर दिया है। बादल फटने की घटना के बाद प्रभावित क्षेत्र से 3 पुल बह गए थे। बागी पुल में शिमला और कुल्लू को दोनों तरफ से जोड़े वाली सड़कें भी बह गई थी। पीडब्ल्यूडी ने बीते 6 दिन में 24 घंटे अभियान चलाकर बागी पुल में संपर्क को दोबारा बहाल कर दिया है। रविवार देर शाम पुल पर भारी वाहन चलाकर प्रयोग किया गया। बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत विभाग के आलाधिकारियों ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया था। इसके बाद विभाग ने गांव को सड़क से जोड़े के लिए अभियान चलाया था। इस क्रम में 3 पुल मंगवाए गए थे। इनमें से एक पुल शिमला से जबकि 2 अन्य धर्मशाला से मंगवाए गए। इन पुलों की खरीद पीडब्ल्यूडी ने कोलकाता की 2 अलग अलग फर्मों से की है। शिमला से मंगवाए गए वैली ब्रिज को विभाग ने बागी पुल में जोड़ दिया है, जबकि धर्मशाला के वैली ब्रिज का काम केदस और कोयल में चल रहा है। पीडब्ल्यूडी कोयल में 20 फुट जबकि केदस में 16 फुट लंबा पुल तैयार कर रहा है। विभाग ने पुलों को 35 टन भार क्षमता के हिसाब से तैयार किया है। पीडब्ल्यूडी ने पिछले साल 18 करोड़ रुपए से 12 पुलों की खरीद की थी, जबकि इस साल 20 करोड़ रुपए का नया बजट मानसून सीजन शुरू होने के बाद खरीद फरोख्त के लिए रखा गया है। नुकसान की भरपाई में जुटा विभाग। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता कैप्टन एसपी जगोता ने बताया कि बादल फटने की घटना के बाद हुए नुकसान की भरपाई में विभाग जुट गया है। 3 वैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। बागी पुल में 6 दिन में विभाग ने पुल को तैयार कर लिया है और इस पुल से अब वाहन गुजरने भी शुरू हो गए हैं। कोयल और केदस के 2 अन्य पुल भविष्य में तैयार हो जाएंगे। इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने थपथ पाई पीठ। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि विभाग ने 24 घंटे काम करने के बाद पुल को बहाल कर लिया है। इससे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। विभाग अन्य दोनों जगहों पर भी भविष्य में वैली ब्रिज का निर्माण करेगा। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में आपदा से पुल गिरने जैसी घटनाएं होती हैं, तो विभाग वहां भी पुल निर्माण पर जोर देगा। एनएचएआई ने खरीदा एक वैली ब्रिज। एनएचएआई ने हिमाचल में मानसून के असर को देखते हुए वैली ब्रिज की खरीद की है। इस पुल को बिलासपुर में रखा गया है। इस पुल का इस्तेमाल आवश्यकता पड़े पर कीतरपुर मनाली एनएच समेत प्रदेश के दूसरे हिस्सों में किया जा सकता है। एनएचएआई ने इस पुल की खरीद कोलकाता से ही की है। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने बताया कि एनएच पर कहीं पुल निर्माण की जरूरत पड़ती है तो विभाग बिलासपुर में रखे गए इस वैली ब्रिज का इस्तेमाल कर सकता है। बिलासपुर समूचे प्रदेश का केंद्र माना जाता है और यहां से किसी भी दूसरे जिला में आसानी से पहुंचा जा सकता है। पिछले साल पठानकोट मंडी एनएच पर चक्की में और नालागढ़ बद्दी में पुल टूट गया था। इसे अब व्यवस्थित कर लिया है। समाचार नंबर 4। जिस देश के निर्माण में साथ दिया वहां हिंदुओं को खतरा। पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की सरकार और जनता ने पूरा समर्थन दिया था, उसी देश में आज हिंदुओं का जीवन भयंकर खतरे में है। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है और उनकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में पूरी दुनिया में भारतवासी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार को इस संबंध में अतिशीघ्र हर संभव तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस ज्वलंत प्रश्न को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू बहुसंख्यक देश है, परंतु यहाँ पर सभी अल्पसंख्यक पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ रहते हैं, परंतु पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन खतरे में है। भारत के मुस्लिम नेताओं का यह परम कर्तव्य है कि वे बांग्लादेश के नेताओं से बड़े जोर से यह कहें कि जब भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक को पूरी सुरक्षा दी जाती है, तो बांग्लादेश में भी हिंदुओं को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। समाचार नंबर 5। शक्तिपीठों में अष्टमी के दिन 1.86 लाख श्रद्धालुओं ने टेका माथा। श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले में अष्टमी के दिन प्रदेश के शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, नयना देवी, बज्रेश्वरी देवी, चामुंडा देवी मंदिर में 1,86,500 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। मां के दर्शनों के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की लाइनें लगी रहीं।
श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले में मां के भवनों में मैया के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मैया के चरणों में श्रद्धालु दिल खोलकर लाखों रुपए का नकद चढ़ावा और सोना चांदी का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। सोमवार को दिन भर प्रदेश के शक्तिपीठों में मैया के जयकारे गूंजते रहे। श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के 7वें दिन प्रदेश के 4 शक्तिपीठों में दिन मां के भक्तों ने मैया के चरणों में 49.43 लाख का नकद चढ़ावा चढ़ाया है। प्रदेश के शक्तिपीठों में सबसे अधिक नैना देवी मंदिर में 21.32 लाख का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। ऊना जिला के उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के 7वें दिन 20,57,445 रुपए का नकद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। 8वें नवरात्र के दिन चिंतपूर्णी मंदिर में 60,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। वहीं नैना देवी मंदिर में नवरात्र के 7वें दिन श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में 21,32,499 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया है। 8वें नवरात्र पर 90,000 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। मंदिर अधिकारी विपिन ठाकुर ने बताया कि मंदिर न्यास को 39 ग्राम 700 मिलीलीटर सोना और 5 किलो 225 ग्राम चांदी का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। ज्वालाजी मंदिर में 7वें नवरात्र पर 5,68,972 रुपए का नकद चढ़ावा चढ़ा है। मंदिर अधिकार मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि अष्टमी के दिन मंदिर में 20,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। कांगड़ा स्थित बजेरेश्वरी देवी मंदिर में नवरात्र मेले के 7वें दिन मां के भक्तों ने 1,84,443 रुपए का नकद चढ़ावा चढ़ाया है। नवरात्र मेले के 8वें दिन 6,500 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में माथा टेका। चामुंडा देवी मंदिर अधिकारी गिरिराज ठाकुर ने बताया कि मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के 8वें दिन 10,000 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। समाचार नंबर 6। आज कृषि विभाग का रिव्यू करेंगे सीएम। अपने अब तक के कार्यों और भविष्य में चलाई जाने वाली योजनाओं को लेकर कृषि विभाग ने तैयारी कर ली है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय में कृषि विभाग का रिव्यू करेंगे। कृषि विभाग और इससे संबंधित एजेंसियां, जिनमें मार्केटिंग बोर्ड, एपीएमसी आदि की समीक्षा की जाएगी। कृषि विभाग सीधे रूप से प्रदेश के किसानों से जुड़ा है और किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के साथ यहां कृषि पैदावार बढ़ाने का बड़ा काम इसी विभाग के पास है। बजट में सरकार ने जिन योजनाओं को मंजूरी दी है, उन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बजट को लागू हुए लगभग 5 महीने का समय हो चुका है, लिहाजा इस अवधि में कृषि विभाग ने किन योजनाओं पर क्या कुछ किया है, इसकी रिपोर्ट उनसे ली जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कृषि मंत्री चंद्र कुमार भी होंगे। कृषि विभाग के तहत आने वाले एजेंसियों, मार्केटिंग बोर्ड और एपीएमसी की समीक्षा भी इस बैठक में होनी है। सेब सीजन के चलते अधिकारी भी बैठक की तैयारियों में जुटे हैं। केंद्र सरकार की परियोजनाओं की भी होगी समीक्षा। केंद्र सरकार से कृषि विभाग के कुछ प्रोजेक्टों के लिए पैसा मांगा गया था, उन पर अब तक क्या हो सका है, इसकी भी जानकारी ली जाएगी, ताकि आने वाले समय में केंद्र सरकार से इन प्रोजेक्टों को उठाया जाए। यहाँ प्रदेश सरकार उन सभी योजनाओं की समीक्षा करेगी और देखेगी कि किसानों की आय बढ़ाने में केंद्र सरकार कितनी मदद कर रही है। फिलहाल बजट में घोषणाओं को लेकर सीएम रिव्यू करेंगे और पुराने दिए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे। किसानों के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं का कितना लाभ किसानों को हुआ है और आगे क्या कुछ किया जाना है, इसको लेकर बड़े आदेश इस बैठक में दिए जाएंगे। समाचार नंबर 7। कोलकाता डॉक्टर मर्डर रेप प्रकरण, अस्पतालों से मोमबत्ती लेकर निकले डॉक्टर। कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर की निर्मम हत्या और दुष्कर्म के खिलाफ देश भर के चिकित्सकों में जबरदस्त आक्रोश है। इसका बड़ा असर हिमाचल में भी देखने को मिला है। सोमवार को प्रदेश के तमाम अस्पतालों में चिकित्सक मोमबत्ती लेकर विरोध में उतरे और उन्होंने महिला चिकित्सक के मामले की निष्पक्ष और कड़ी जांच का आह्वान किया। इस दौरान चिकित्सक एसोसिएशन के आह्वान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी पत्र भेजे गए। हिमाचल में प्रदेश चिकित्सा अधिकारी महासंघ ने कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर की निर्मम हत्या और दुष्कर्म की कड़ी निंदा की है। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ ने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और पश्चिम बंगाल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन को भी सपोर्ट लेटर लिखकर चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम बनाने बढ़कर कदम उठाए जाने की मांग रखी है।
संघ ने पहले भी हिमाचल प्रदेश में मेडिपर्सन एक्ट के तहत प्रदेश चिकित्सीय सेवा व्यक्ति और चिकित्सीय सेवा संस्था हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। प्रदेश में भी 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है। संघ ने मुख्यमंत्री सुक्खू से आह्वान किया है कि इन संस्थानों में कड़ी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। चिकित्सा अधिकारी महासंघ के महासचिव डा विकास ठाकुर ने बताया कि प्रदेश भर के चिकित्सक पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं। युवा डॉक्टर की हत्या से देश को क्षति। अखिल भारतीय सरकारी सेवा चिकित्सक एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। इसके अलावा पूरे मामले की न्यायिक जांच का भी आह्वान किया गया है। इसके साथ ही सरकारी सेवा में कार्यरत महिला चिकित्सकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया है। सभी अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने के साथ ही सुरक्षा के तय मानकों को पूरा करने, चिकित्सकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करने, चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने और चिकित्सकों कार्यस्थल में आवश्यक सुधार करने की बात इस पत्र के माध्यम से कही है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव डा माधव हसनी ने बताया कि युवाडा की मौत का मामला निजी नुकसान नहीं है, बल्कि यह नुकसान समूचे देश का है। समाचार नंबर 8। आत्मनिर्भर बने, विश्वविद्यालय स्मार्ट कैंपस बनाएं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर फोकस करना चाहिए। राज्यपाल ने यह बात राजभवन में राज्य के 6 सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा विषय वस्तु में मजबूत होने के अलावा वैश्विक परिदृश्य की उभरती मांगों के लिए भी प्रासंगिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम निरंतर अपडेट किए जाने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहे। उन्होंने कहा कि छात्रों के समग्र विकास के लिए शैक्षिक ज्ञान, शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल स्पर्धाओं और अन्य गतिविधियों के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आज के तकनीकी युग में विश्वविद्यालयों के डिजिटलीकरण की भी आवश्यकता है। सभी विश्वविद्यालयों को स्मार्ट परिसर बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए, जहां सामान्य शिक्षा के साथ साथ छात्रों को प्रौद्योगिकी शिक्षा की भी सुविधा मिल सके। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म से लेकर डिजिटल पुस्तकालयों और प्रशासन तक इन उपकरणों को अपनाने पर बल दिया। यह हमारे विश्वविद्यालयों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित होगा। उचित रणनीति आर्थिक संसाधनों में आत्मनिर्भरता, उद्योगों के साथ साझेदारी स्थापित करने, पूर्व छात्रों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने और विश्वविद्यालयों के लिए संसाधन विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रो एसपी बंसल, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो राजेश्वर चंदेल, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति प्रो ललित कुमार अवस्थी, प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति प्रो शशि धीमान, अटल मेडिकल विश्वविद्यालय मंडी के डा सुरेंद्र कश्यप तथा चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के डा नवीन कुमार ने भी इस अवसर पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने सुझाव दिए। क्वालिटी एजुकेशन पर कड़े कदम। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से शैक्षणिक संस्थानों के समूह के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में 9,560 करोड़ खर्च कर रही है। सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में कमी आई है और इसे सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। समाचार नंबर 9। गोहर में शिक्षा विभाग की कार्रवाई से हड़कंप। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने गोहर क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। विभाग ने शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मुख्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल स्कूल जोगिंद्रनगर निर्धारित किया है। विभाग मामले की पूरी जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आरोपी शारीरिक शिक्षक जोगिंद्रनगर बाल स्कूल में तैनात रहेगा। नियंत्रण अधिकारी के अधीन उक्त शिक्षक को पूरी रिपोर्ट देगा।
पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना आरोपी शारीरिक शिक्षक निर्धारित मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। पुलिस मामले में जांच कर रही है। इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक विजय गुप्ता ने पुष्टि करते हुए बताया कि गोहर क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। समाचार नंबर 10। हिमाचल एप्पल, देश की मंडियों में छाया हिमाचली सेब। प्रदेश को सालाना 4,000 करोड़ की आमदनी देने वाले हिमाचली सेब से देश भर की मंडियां लवरेज होने लगी है। कश्मीरी सेब के मार्केट में आने से पहले प्रदेश का रॉयल डिलीशियस और अन्य वैरायटियों ने देश भर की मंडियों पर कब्जा कर लिया है और हर रोज सैकड़ों टन सेब की खेप मार्केट में पिछले एक सप्ताह से पहुंच रही है। प्रदेश के सेब की बादशाहत के आगे बराबरी की टक्कर देने वाला पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का सेब भी पिछड़े लगा है। मार्केट बोर्ड के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई माह के दूसरे पखवाड़े और अगस्त माह के पहले सप्ताह में प्रदेश की मंडियों से कुल हजारों टन से अधिक सेब की फसल प्रदेश की मंडियों के जरिए देश की मंडियों तक पहुंची है। पिछले एक सप्ताह से प्रदेश भर की मंडियों में हर रोज सैकड़ों टन फसल पहुंच रही है, जो आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ी तय है। इसके अलावा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर प्रदेश के मुकाबले बहुत कम फसल मार्केट में पहुँची है। देश में सबसे बड़े सेब उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर में भी सेब की अर्ली वैरायटी बाजार तक पहुंचने लगा है। प्रदेश के बागबानों की सबसे पहली पसंद दिल्ली की आजादपुर मंडी ही बनी हुई है। इसके अलावा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में भी राज्य का सेब पहुंच रहा है। कुल्लू एपीएमसी के सचिव शगुन सूद ने बताया कि कुल्लू सहित अन्य जिलों से सेब की फसल मार्केट में पहुंच रही है और इसमें अर्ली वैरायटी सबसे ज्यादा है, तो अब रॉयल डिलीशियस भी शामिल होने लगा। समाचार नंबर 11। बिना किराया यात्रा के बयान पर भड़के ड्राइवर कंडक्टर। हिमाचल पथ परिवहन निगम परिचालक यूनियन ने हिमाचल पुलिस के उस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है, जिसमें निगम के चालक परिचालकों पर ड्यूटी के बाद घर जाने व बिना किराया यात्रा करने का बयान जारी किया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के परिचालक यूनियन के राज्य उप प्रधान नवीन ठाकुर ने कहा कि निगम के चालक परिचालकों को कोई भी यात्रा भत्ता सरकार व निगम प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जाता है। परिचालक यूनियन ने कहा है कि हिमाचल पुलिस यात्रा भत्ते के तौर पर HRTC को मात्र 200 देने होते हैं, जिसमें पूरा महीना पुलिस कर्मी फ्री घूमते हैं। HRTC परिचालक यूनियन पदाधिकारियों ने कहा है कि पुलिस कर्मियों को सरकार 13 महीनों की सैलरी देती है, जबकि निगम के कर्मचारियों को 12 महीने की सैलरी दी जाती है। यूनियन ने कहा है कि पुलिस व निगम के चालक परिचालक 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, लेकिन पुलिस जवान प्रदेश के भीतर ही ड्यूटी देता है। निगम के कर्मी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड आदि राज्यों में ड्यूटी दिन रात कर रहे हैं। समाचार नंबर 12। रेवेन्यू मॉनिटरिंग सिस्टम को सिविल सर्विस अवार्ड। हिमाचल सरकार ने इस साल के सिविल सर्विस अवार्ड्स पर फैसला ले लिया है। स्टेट सिविल सर्विस अवार्ड रेवेन्यू मॉनिटरिंग सिस्टम को मिलेगा, जबकि गौरव पुरस्कार और प्रेरणा स्रोत सम्मान तीन अलग अलग लोगों को दिए जाएंगे। कौन बनेगा करोड़पति फेम अरुणोदय को विशिष्ट सम्मान दिया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में सोमवार को चिट्ठी भेज दी है। इस बार 15 अगस्त को देहरा में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये अवार्ड भेंट करेंगे। चुनाव आचार संहिता लगी होने के कारण 15 अप्रैल को सिविल सर्विस अवार्ड नहीं दिया जा सके थे। राज्य का प्रतिष्ठित स्टेट सिविल सर्विस अवार्ड रेवेन्यू मॉनिटरिंग सिस्टम को दिया जा रहा है, जिसे वर्तमान सरकार ने पिछले साल ही लागू किया था। यह सॉफ्टवेयर IT विभाग ने बनाया था, जिसे राजस्व विभाग में लागू किया गया है। इसके मूलत 4 हिस्से हैं। इसमें पहला हिस्सा रेवेन्यू कोड को ऑनलाइन करने का है। इसमें न सिर्फ ऑनलाइन सम्मन जारी हो जाते हैं, बल्कि ऑर्डर कॉपी भी ऑनलाइन ही अपलोड होती है। दूसरा हिस्सा रिलीफ मैनुअल का है। पटवारी से तहसीलदार के मार्फत होते हुए SDM तक रिलीफ के केस आते हैं और प्रभावित के बैंक खाते में राशि चली जाती है। इस सॉफ्टवेयर के बाद SDM दफ्तरों में अलग से पैसा रखने की जरूरत अब नहीं है। तीसरा हिस्सा पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का है, जो अब ऑनलाइन ही मैनेज होती है। इसी के साथ ही भूमि पोर्टल भी कनेक्ट है, जिसका इस्तेमाल लोगों की सुविधा के लिए रेवेन्यू ऑफिसर करते हैं। यह अवार्ड IT के निदेशक और सेक्रेटरी को पूरी टीम के साथ मिलेगा। कौन बनेगा करोड़पति फेम अरुणोदय शर्मा को मिलेगा विशिष्ट सम्मान। प्रेरणा स्रोत सम्मान 3 लोगों को दिए जा रहे हैं।
और इसी तरह अलग अलग कैटेगरी में 3 हिमाचल गौरव पुरस्कार भी दिए जाएंगे। शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल के छात्र और कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में शामिल होकर ख्याति प्राप्त करने वाले अरुणोदय को स्पेशल अवार्ड दिया जा रहा है। समाचार नंबर 13। मुश्किल घड़ी में प्रभावितों के साथ खड़ी है सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का जायजा लिया। सोमवार को अपने दौरे में उन्होंने बाथू-बाथरी क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित इलाकों, विशेष रूप से औद्योगिक इकाइयों में हुई क्षति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रीतिका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, वर्धमान इस्पात और बाथरी में एक पेट्रोल पंप को हुए नुकसान का भी जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने प्रभावित औद्योगिक इकाइयों के संचालकों और कर्मचारियों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रविवार को हुई भारी बारिश के चलते हरोली के बाथू-बाथरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हरोली विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। यहाँ बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थितियों की विस्तृत जांच के लिए उपायुक्त ऊना को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी विभागीय प्रमुखों को बुनियादी ढांचे की मरम्मत करने और राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। पंजाब सरकार से जेजों में पुल निर्माण पर होगी बात। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली की सीमा से लगता जेजों क्षेत्र पंजाब राज्य के अंतर्गत आता है। ऐसे में वहां पुल निर्माण के मुद्दे पर पंजाब सरकार से बातचीत की जाएगी। इस मौके पर उपायुक्त जतिन लाल, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, अंशुल धीमान, नरेश धीमान, रंजीत राणा, प्रमोद कुमार, विनोद बिट्टू, सुरेखा राणा तथा पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि और जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। 12 लोगों की मौत पर डिप्टी सीएम दुखी। उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ के कारण ऊना जिले में अलग अलग हादसों में 12 लोगों की मृत्यु व 2 के लापता होने पर शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। रविवार को हुई भारी बारिश के कारण ऊना जिले में जान माल की व्यापक क्षति हुई है, जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हुई थी। समाचार नंबर 14। बंद नहीं होगी वन विभाग की प्रेस रेंज। प्रदेश वन विभाग के नए मुखिया ने विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करना शुरू कर दी है। वन विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए वन बल मुखिया एक्शन मोड में है। प्रचार वन मंडल की वन मंडलाधिकारी के साथ प्रधान मुख्य अरण्यपाल डा पवनेश ने एक बैठक की। इसमें प्रचार वन मंडल के कार्यों की समीक्षा की गई। पिछले काफी समय से सालों पुराने प्रचार वन मंडल की प्रेस रेंज को बंद करने की अटकलों पर भी वन बल मुखिया ने विराम लगा दिया है। वन मंडल की सोलन स्थित प्रेस रेंज वन विभाग की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी रेंज है, जहां से विभिन्न प्रकार के विभागीय फार्म, स्टेशनरी और विभाग से संबंधित जरूरी सामग्री प्रकाशित होती है। पिछले कई वर्षों से विभाग की इस रेंज में स्टाफ की कमी के चलते प्रिंटिंग के काम में बाधा आ रही है, लेकिन नए मुखिया ने स्पष्ट कर दिया है कि विभाग की प्रिंटिंग प्रेस को सुचारू रूप से चलाया जाएगा और सभी प्रिंटिंग कार्य करने के लिए उचित स्टाफ मुहैया करवाने के लिए सरकार से जल्द मंजूरी ली जाएगी। वन बल मुखिया ने कहा कि उनका प्रयास विभाग को विस्तार देने की ओर है और वो वन विभाग की जनहित से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। डा पवनेश ने वन मंडलाधिकारी शिमला को निर्देश दिए हैं कि प्रचार वन मंडल को और सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव भेजें और प्रेस रेंज में विभागीय स्टेशनरी की प्रिंटिंग के अलावा प्रचार सामग्री को छापने के लिए अत्याधुनिक मशीनों को स्थापित किया जाएगा। वन बल मुखिया ने यह भी निर्देश दिए कि वन विभाग के प्रति सरकार की योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रचार सामग्री तैयार की जाए और लोगों में वनों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रचार वन मंडल कार्य करे। डा पवनेश ने कहा कि वन विभाग की विकासात्मक गतिविधियों के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा और वन विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए वन मंडल स्तर पर समीक्षा की जाएगी और विभाग को मजबूत और गतिशील बनाने के लिए सरकार के समक्ष विभाग का पक्ष रखा जाएगा। समाचार नंबर 15। HIV पीड़ितों का फ्री इलाज करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार एड्स से पीड़ित रोगियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्रों में निशुल्क उपचार करवाने वाले व्यक्तियों को 1,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता और पीड़ितों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 300 से लेकर 800 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
इसके साथ ही उपचार के लिए आने वाले व्यक्तियों को फ्री बस यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि HIV पीड़ित व्यक्तियों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को युवा दिवस पर HIV जागरूकता अभियान की शुरुआत पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में यह जागरूकता अभियान गांव स्तर तक चलाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और 2 महीने तक चलने वाले इंटीग्रेटेड हेल्थ चेकअप अभियान का भी शुभारंभ किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्लिक से प्रगति की ओर सतत विकास के लिए युवा डिजिटल माध्यम के थीम पर मनाया जा रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री होती है HIV जांच। मुख्यमंत्री ने कहा कि HIV की जांच सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क की जाती है और जांच करवाने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एड्स जागरूकता पर आधारित एक प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम के दौरान आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को उनके उपचार के लिए 42 दवाइयां मुफ्त प्रदान कर रही है। इन दवाइयों को राज्य की अनिवार्य दवा सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो रहे बदलाव। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नशे व अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना में सुधार लाने के साथ साथ राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि 2032 तक हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्धतम राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रदेश के 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। युवाओं को यौन रोगों से बचाने की जरूरत। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ धनी राम शांडिल ने कहा कि युवा हमारे शक्ति के स्रोत हैं और कल का भविष्य भी हैं, इसलिए राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को नशे से बचाना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही एड्स और HIV के बारे में युवाओं को जागरूक करना भी अहम है। उन्होंने कहा कि युवाओं को HIV और यौन रोगों से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।